नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके एमएसटीटी साइंस विज्ञान के चैप्टर की बात करेंगे। यह चैप्टर नंबर पार्ट 2 रहेगा, जिसमें हम दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, विद डिटेल के साथ जानेंगे, ताकि आपके एग्जाम में सिलेक्शन पक्का हो सके, टीटी एग्जाम फतेह कर सके। बाकी इसका पहला पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। तो पहला पार्ट नहीं देखा तो अवश्य देखिएगा। सभी लोग तैयार हो जाइए। चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम 20 क्वेश्चन करेंगे, जो आपके एग्जाम के जैसे संभावित प्रश्न रहेंगे। जिसमें से पहला प्रश्न स्क्रीन पर पूछा गया है कि टमाटर व मिर्च के फूल पहले हरे होते हैं, बाद में लाल हो जाते हैं, क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि इनकी फल भित्ति में हरित लवक होते हैं, क्योंकि इनमें वर्णी लवक होते हैं, क्योंकि इनमें अवर्णी लवक होते हैं, क्योंकि हरित जो लवक है वर्णी लवकों में बदल जाते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा टमाटर मिर्च फूल पहले हरे होते हैं, बाद में जब पकते हैं तो लाल हो जाते हैं, क्यों? इसका रीजन क्या है? हरित लवक वर्णी लवकों में क्या है, यह बदल जाते हैं। पहले हरित लवक होते हैं, फिर बाद में क्या होते हैं, यह वर्णी लवकों में बदल जाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, किसी वृक्ष की आयु किस विधि से निश्चित की जा सकती है? कोई भी वृक्ष की आयु है, वह किस विधि से उस वृक्ष की आयु निश्चित की जाती है? ऊंचाई नापकर, वार्षिक वृत्त गिनकर, परिधि नापकर या शाखाएं गिनकर की जा सकती है। तो किसी वृक्ष की आयु जो है किस विधि के द्वारा निश्चित की जा सकती है, वह विधि कौन सी है? और वह विधि कहलाती है आपका वार्षिक वृत्त गिनकर। कितना? वार्षिक वृत्त गिनकर कि एक वर्ष में कितना इसका वृत्त जो सर्किल होता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि इनमें से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? कटहल में, गूलर में, ऑर्किड में या फर्न में? तो इनमें से किन पौधों में फूल नहीं होते हैं, सभी लोग बताइएगा। देखिए, आपके कटहल में होता है, गूलर में होता है, ऑर्किड में होता है, लेकिन फर्न में आपका फूल नहीं होता। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, फर्न की बात करेंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बीज का अंकुरण फल के अंदर ही पौधे से जुड़ी अवस्था में हो तो कहलाता है विविपैरी, स्केरिफिकेशन, अंकुरण या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है एमएसटीटी एग्जाम को फतेह करना, सभी कमेंट कीजिएगा। तो बीज का अंकुरण फल के अंदर ही पौधे से जुड़ी व्यवस्था हो तो वह हमारी क्या कहलाती है? और उसे दोस्तों हम विविपैरी कहते हैं। जब बीज का अंकुरण जनक पौधे पर लगे हुए फल के अंदर ही होता है, तो इस प्रकार के अंकुरण को विविपैरी कहते हैं, और यह अधिकतर लवणोद्भिदी पौधों में पाया जाता है। किस प्रकार के पौधों में? लवणोद्भिदी पौधों में पाया जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, डीएनए उपस्थित होता है, केवल केंद्रक में होता है, केवल सूत्र कणिका में होता है, केवल हरित लवक में होता है, या इन सभी में होता है? तो डीएनए किस में उपस्थित होता है, सभी बताइएगा। जी हाँ, जो डीएनए होता है वह केंद्रक, आपके सूत्र कणिका, हरित लवक, इन सभी में उपस्थित होता है। केंद्रक में डीएनए रेखी, जबकि सूत्र कणिका तथा हरित लवक में वृत्ताकार होता है। और केंद्रक में उपस्थित डीएनए मुख्य आनुवांशिक पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है, तब तारत्व बढ़ता है लेकिन प्रबलता घटती है, तारत्व घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है, उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं, या उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों बढ़ती है। यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है तो उसका आयाम क्या होगा? तो उसका आयाम भी आपका उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घटेंगे। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है,
जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होगा तो उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। इसलिए ध्वनि का तारतम्य इसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो ध्वनि तीखी अर्थात अधिक तारतम्य होती है, और कंपन की आवृत्ति कम होने पर ध्वनि मधुर अर्थात कम तारतम्य होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है? एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, नायलॉन या रेयान की बात करेंगे। तो मानव निर्मित रेशों में कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है? मानव निर्मित रेशम की बात करें और वह आपका कहलाता है रेयान। रेयान को छोड़कर अन्य सभी मानव निर्मित रेशे। रेयान प्राकृतिक स्रोत काश लुगदी से प्राप्त किया जाता है। यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशों के समान बुना जा सकता है। तो बाकी रेयान आपका मानव कृत्रिम रेशा कहलाएगा, ठीक है। और बाकी एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, नायलॉन की बात करेंगे तो ये हमारे सभी प्राकृतिक की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनती है जिससे दम घुटता है, वह गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है, वह गैस नाइट्रोजन है, वह गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC। वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनती है जिससे दम घुटता है, वह गैस कौन सी कहलाती है? सभी लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, वह गैस आपकी कौन सी कहला जाएगी? और वह गैस आपकी कहला जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचा पाता है, जिससे दम घुटता है। अतः मनुष्य के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पौधे में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिस कारण कार्बन मोनोऑक्साइड पौधे के लिए नुकसानदायक नहीं होता। तो हीमोग्लोबिन के कारण यह नुकसानदायक हो जाता है। आहारी रेशे कौन से कहलाते हैं? कोलेजन रेशों से बनता है, प्रोटीन से बनता है, रुक्षांश भी कहलाते हैं, या सेल्यूलोज और प्रोटीनों से बनते हैं। तो आहारी जो रेशे होते हैं उनकी बात करेंगे। आहारी रेशे रुक्षांश भी कहलाते हैं। संतुलित आहार में मुख्य पोषक क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे आहार में आहारी रेशे या जल भी शामिल होते हैं। आहारी रेशे क्या होते हैं? रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे भोजन में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, और रुक्षांश के मुख्यतः स्रोत आपके साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां, ये सारी हैं। और रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करती है। तो हमारा रुक्षांश भी कहलाते हैं जो आहारी रेशे होते हैं। ऊष्मीय मान की एसआई इकाई क्या होती है? जूल प्रति किलोग्राम, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम या कैलोरी की बात करते हैं। तो ऊष्मीय मान की एसआई यूनिट पूछी जा रही है, आपके एसआई इकाई पूछी जा रही है, तो कौन सी कहलाती है? और वह कहलाती है आपकी किलो जूल प्रति किलोग्राम। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा जो है उसका ऊष्मीय मान कहलाती है, और ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति अर्थात केजे एंड केजी प्रति मात्रक द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो किलो जूल प्रति किलोग्राम। देखिए, लकड़ी का ऊष्मीय मान कितना होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम में? लकड़ी का होता है 17,000, कोयला का होता है 25,000, पेट्रोल का होता है 45,000। ये होते हैं किलो जूल प्रति किलोग्राम में। मिट्टी के तेल में भी 45,000 होता है, CNG में 50,000 होता है, और LPG में 55,000 होता है। ये क्या है आपके? ये ऊष्मीय मान है किलो जूल प्रति किलोग्राम के।
अगला, नीचे कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं दी गई हैं। लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, श्वसन, या बी और डी दोनों। तो जो रासायनिक क्रियाएं दी गई हैं, कौन सा सही दिया गया है? रासायनिक क्रियाएं सभी लोग जानते हैं। देखिए, लोहे पर जंग लगना और श्वसन दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना यह कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं। लोहे पर जंग लगना, श्वसन, ये दोनों क्रियाएं क्या होती, धीरे धीरे संपादित होती हैं, और इसी कारण इसे मंद दहन भी कहते हैं। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अर्थात जलवाष्प दोनों की उपस्थित अनिवार्य होती है, और खाद्य पदार्थों में अणु रक्त द्वार आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन से संयोग कर ऊर्जा प्राप्त प्रदान करते हैं। तो यह प्रक्रिया श्वसन मंद दहन कहलाती है। तो यहाँ पे हमारा मोमबत्ती जो ऑप्शन दिया गया है, ये आपकी रासायनिक प्रक्रिया नहीं होगी। बाकी लोहे पर जंग लगना, श्वसन की बात करेंगे, ठीक है, इसलिए हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से, सभी कमेंट भी करते रहेंगे। और अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीव कौन सा होता है? ईस्ट होता है, शैवाल होता है, साइनोबैक्टीरिया होती है, या जीवाणु होता है? तो कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव कौन सा कहलाता है? जी हाँ, और वह कहलाता है जीवाणु। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सभी कमेंट करके बताइए। कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीव जीवाणु होता है, क्योंकि कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है, और सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है, और यह संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। कोशिका भित्ति पौधे, कवक, बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे यह बनाए रखती है। तो कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीव जीवाणु। अगला प्रश्न है, सीएनजी या एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद होता है। जब सीएनजी और एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तो किसका उत्पाद होता है? तो CO2 और H2O को। सीएनजी और एलपीजी दोनों ही गैसों का पूर्ण दहन करने पर CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, H2O अर्थात जल बनता है। और सीएनजी अर्थात संपीड़ित प्राकृतिक जो गैस होती है, ये एक प्रकार की हाइड्रोकार्बन मिश्रित गैस कहलाती है। इसमें 80 से 90 मीथेन होता है। और एलपीजी में प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन जैसे हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो दोनों चीजें आपने समझ लिया। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? जो शर्करा है उसको एल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया पाश्चुकरण के नाम से जानी जाती है, जीवाणुनाशन के नाम से, समांगीकरण के नाम से, या किण्वन के नाम से जानी जाती है। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है एमएसटीटी एग्जाम को फतेह करना, साइंस में 120 क्वेश्चनों में से 100+ स्कोर यहाँ पे प्राप्त करना, तो शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया जिस नाम से जानी जाती है वह कहलाता है किण्वन। जी हाँ दोस्तों, जटिल कार्बनिकों के सूक्ष्म जीवों या सूक्ष्म जीवों से रहित जटिल नाइट्रोजनी पदार्थों अर्थात एंजाइम द्वारा मंद गति से अपघटित होकर सरल यौगिकों में परिवर्तित होने की क्रिया किण्वन कहलाती है। और ये सूक्ष्म जीव या जटिल नाइट्रोजनी पदार्थ किण्व कहलाते हैं। और गन्ने की शक्कर की किण्वन की प्रक्रिया का अगर समीकरण हम जानें तो सभी लोग जानते हैं C12H12O11 + H2O। इसको इन्वेंटेज और रीस्टेप जब क्रिया कराते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है वह बनती है C6H12O6 + C6H12O6, जो कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज बन जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, भूकंपों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हमारा सही नहीं दिया गया है? देखिए, भूकंपी तरंगों का रिकॉर्ड लेखी सिस्मोग्राफ कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ का रिकॉर्ड रखता है। दो बी ऑप्शन जो दिया गया ध्यानपूर्वक समझिएगा। भूकंपी तरंगों को भूकंप लेखी जो है वह सिस्मोग्राफ नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। यह उपकरण मात्र एक कंपायमान होता है, छड़ अथवा लोलक होता है जो भूकंप आने पर कंपन करने लगता है, और इस यंत्र के साथ एक पेन जुड़ा रहता है और यह पेन इसके
नीचे गति करने वाले कागज की प्यूटी पर भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करता है और इन तरंगों का अध्ययन करके भूकंप की तीव्रता ज्ञात की जाती है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा कथन नहीं है, बी आपका नहीं होगा। बाकी रिक्टर पैमाना रैखिक नहीं बल्कि लघुगण की है। भूकंपी तरंगों केंद्र के से उत्पन्न होती है। 11th-12th में अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो अवश्य आपके आया होगा। 11th-12th में प्रैक्टिकल आपने साइंस में अवश्य किया होगा, चाहे फिजिक्स की बात करें चाहे केमिस्ट्री की बात करें। प्रतिजैविक के उपचार में प्रभावी है। आपका इन्फ्लुएंजा है, हेपेटाइटिस ए है, डेंगू बुखार है या हैजा की बात करें तो प्रतिजैविक के उपचार में क्या प्रभावी होता है, सभी कमेंट कीजिए। देखिए दोस्तों, प्रतिजैविक के उपचार में जो हमारा प्रभावी होता है वह कहलाता है हैजा, क्योंकि हैजा एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो आपके विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु द्वारा होता है और मक्खियों द्वारा फैलता है। इसके उपचार में मरीज को प्रतिजैविक देना चाहिए और पीने के पानी को क्लोरेजन से संशोधित करना चाहिए। तो हैजा एक प्रकार का हमारा संक्रामक रोग है, तो यह प्रतिजैविक उपचार में प्रभावी है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पैट या पीटी बोतल और जारों का प्रयोग किया जाता है। तो पैट या पीटी का जो सुपरिचित प्रकार है वह रेयान कृत्रिम रेशा है, पॉलीएमॉइड है, पॉलिएस्टर है या एक्रिलिक हो जाता है। तो आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए जो पीटी बोतल और जारों का प्रयोग किया जाता है पैट का, इसका सुपरिचित प्रकार जो हमारा कहलाता है वह कहलाता है पॉलिएस्टर। जी हाँ दोस्तों, पीटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। पॉलिएस्टर यानी पॉली धन एस्टर वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है और इसकी इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। तो पॉलिएस्टर की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? डायनेमो, पवन टरबाइन, पनबिजली संयंत्र और बिजली संयंत्र की बात करेंगे। तो कौन सा यांत्रिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, यानी इसके पहले जानना जरूरी कौन है। तो डायनेमो है, पवन टरबाइन है, आपका पनबिजली संयंत्र है, लेकिन सौर बिजली संयंत्र नहीं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण आपका सौर बिजली संयंत्र नहीं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। वायुमंडल में उपस्थित गैसों जो पौधा घर प्रभाव का कारण है वह मीथेन, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड मीथेन है या नाइट्रस ऑक्साइड ऑक्सीजन जल वाष्प है। तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों जो पौधा घर प्रभाव का कारण कहलाता है वह हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कहलाता है। पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य के विकिरणों का कुछ भाग पृथ्वी अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाती है, परंतु वायुमंडल में बढ़ती CO2 मात्रा क्या है, रोक लेती है, जिस कारण पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है और यह प्रभाव पौधाघर कहलाता है। और मीथेन, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड ये जलवाष्प जैसे गैसें इसके लिए उत्तरदायी होती। अगला प्रश्न है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन में से गुजरता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी के दूधिया होने का कारण दिखाई देता है विलेयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति, चूने के पानी में चूने के कारण दूध का थक्का, चूने के पानी में उपस्थित अपद्रवों की गंदगी या अविलेयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन में से गुजरता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है और चूने का पानी के दूधिया किसके कारण दिखाई देता है? तो यह दोस्तों आपके विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। चूने के पानी का दूधियापन विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है और इसकी अभिक्रिया जो है होती है, इसकी अभिक्रिया हम आपको बता रहे हैं। CO2 प्लस Ca2OH इक्वल टू CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट धन जल, यहाँ पे अणु बाहर निकल जाता है। अगला प्रश्न है जो आपके लिए मॉक क्वेश्चन रहेगा कि मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खाली स्थान खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। आयोडीन एवं फ्लोरीन की, लौह एवं आयोडीन की, लौह एवं कैल्शियम की, सोडियम एवं पोटेशियम की,
खनिज की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है मांसपेशियों के सुचारू की क्रिया के लिए। यह आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में है। साथ ही साथ 20 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर क्या है, आपका फीडबैक क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिएगा। मैं आपके साथ जायसवाल सर आप सभी का मिलता हूं आपके अगले क्लास पर 7 PM पेडागोजी के लाइव क्लास के साथ। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।